तो इस हिसाब से तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें अपन अलजेब्रा ऑफ लिमिट डिस्कस करने वाले और लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करते ना। इससे पहले अभी तक हमने क्या देखा कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। सबसे पहले हम लोग चेक करते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर देखते थे अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद फिर हमने कुछ रीजंस देखे कि क्या क्या रीजंस है जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो 3 रीजन है। ठीक, आज के क्लास में हम लोग इसके कुछ पहले लॉज देखने वाले। जैसे लॉ फर्स्ट कि अगर लिमिट के अंदर, जैसे कि मान लो अगर ऐसा लिखा है कुछ कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरीके से लिखा है। तो अगर लिमिट के अंदर दो फंक्शन एडिशन में है तो लिमिट क्या होता है, दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ x क्यूब। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है या फर्स्ट लॉ है, ये कहता है कि अगर लिमिट के अंदर, जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू a है, इसके अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन f ऑफ x है और दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, तो लिमिट क्या होगा, दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x आएगा। अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। जैसे अगर आपको याद हो डेरिवेटिव में भी अपन यही करते हैं कि अगर डेरिवेटिव के अंदर दो फंक्शन या दो से ज्यादा भी, एडिशन में तो डेरिवेटिव क्या होता है, दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी डेरिवेटिव में काम में आता है। पता है क्या आपको? अगर यहाँ पे भी अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन एडिशन में हो तो लिमिट डायरेक्टली क्या होगी, दोनों को भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। बट डेरिवेटिव के अंदर या डिफरेंशिएशन के अंदर ना एक प्रोडक्ट नाम का रूल होता था, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में भी है तो भी आपको लिमिट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, फर्स्ट का लिमिट इनटू सेकंड का लिमिट। अगर दो फंक्शन डिवीजन में हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो भी लिमिट दोनों को लगेगा, फर्स्ट को लगेगा और सेकंड को लगेगा। लिमिट f ऑफ x अपॉन लिमिट g ऑफ x। ठीक है, तो यहां पे सिंपली ये कह रहे हैं कि लिमिट आपको सभी को डिस्ट्रीब्यूट करते जानी चाहिए। हाँ, अगर जैसे ये फंक्शन मान लो कि आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है, x पावर में sin x दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से है। लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया है और उसके पावर में क्या दिया है, sin x दिया, मतलब फंक्शन के पावर में भी फंक्शन। ऐसा कुछ हमने डिफरेंशिएशन में देखा होगा, पता नहीं याद है कि नहीं, वेरिएबल टू पावर वेरिएबल वाला टॉपिक होता था, उसमें ना लॉग वगैरह लेते थे। बट ये तो लिमिट है, तो रूल क्या कहता है कि लिमिट दोनों को लगा दो बस सिंपली। मतलब आप लिमिट x टेंड्स टू 2 x को भी लगेगी और लिमिट जाके पावर में भी लग जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x। ठीक, तो इस तरीके से कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसका यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करना होता है। देन उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड्स टू e पावर f ऑफ x। अब ये जरूरी नहीं है कि e ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे लिखा है e पावर में x, तो ये लॉ क्या कहता है कि आप लिमिट डायरेक्ट x को लगा दो। वैसे तो इसके प्रीवियस वाले लॉ के हिसाब से, ये लॉ के हिसाब से लिमिट दोनों को लगनी चाहिए थी, तो यहां पे भी लिमिट दोनों को लग रही है। लिमिट x टेंड्स टू 2 e को भी लगी और लिमिट x टेंड्स टू 2 x को भी लग गई। बट 2 का लिमिट 2 ही होता है, इनमें कोई फर्क नहीं गिरेगा ना। कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अगर आप एक 2 की लाइन बनाओ, y इक्वल्स टू 2 की लाइन, तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। चाहे आप 2 के लेफ्ट साइड में लिमिट निकालो तो भी 2 आएगा, 2 के राइट साइड में निकालो तो भी 2 ही आने वाला है। नहीं समझा? समझाएगा। और कहीं पे भी ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी नंबर पे, जैसे ये y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है, तो अगर मैं आपको जो बताऊं, मुझे y इक्वल्स टू 2 की लिमिट बताओ एट x इक्वल्स टू 2 पे, तो अपन क्या करते हैं, 2 के लेफ्ट में चेक करते कितना आंसर आ रहा है 2, फिर 2 के राइट में चेक करते कितना आंसर आ रहा है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी 2। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 पे, आप कहीं पे भी चले जाओ। जैसे अगर मैं -2 पे जाऊंगा तो -2 के लेफ्ट में भी लिमिट 2 आ रही है और -2 के राइट में भी लिमिट। तो कांस्टेंट जब भी कोई टर्म होता है ना, उसका लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही होता है।
इस वजह से ना इस लॉ में लिमिट को यहां लगाया नहीं गया, या लगाया गया है बट आपको पता नहीं है, ई की लिमिट ई हो गई है। नहीं समझा? समझ में आया सभी को? ठीक है। हाँ, देन उसके बाद यहां पे अगर जैसे ये रूल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर हो, लिमिट एक्स टेंस टू 2 हो, तो आप लिमिट डायरेक्टली अंदर लेके जा सकते हो, डायरेक्ट आप एक्स को लगा सकते हो। वैसे तो लिमिट यहां पे भी फिर से दोनों को लगेगी, एक्स को भी लिमिट लगेगी और 2 को भी लगेगी, बट 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। नहीं समझा? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लॉज है जिसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ समझ में आया? 2 या 2 से ज्यादा टर्म अगर एडिशन में है तो लिमिट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। मल्टीप्लीकेशन में है तो कोई मल्टीप्लीकेशन नाम का रूल यहां लगता नहीं है, सीधा सीधा लिमिट सबको लगाते जाने। अगर आप सभी लॉ को देख रहे हो तो लिमिट सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, कहीं पे भी लिमिट रुक नहीं रही है। जैसे यहां पे भी लिमिट दोनों को लग गई, यहां पे भी वैसे लिमिट दोनों को लगी है, यहां पे भी 2 टर्म प्रोडक्ट में है तो के को भी लिमिट लगी, लेकिन अभी मैंने कहा कि के की लिमिट के ही आएगी ना, तो बोलते हो ऐसा बोला जा रहा है कि कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ गया, बट के की लिमिट क्या हो गई? के ही हो गई। नहीं समझा? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अपना टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। लिमिट को इवैल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ये 4 मेथड्स को डिस्कस करने वाले। इसके बाद भी तकरीबन 10 के आसपास टोटल मेथड्स है, मतलब टोटल अलग अलग हाँ मेथड ही बोलेंगे उनको। जैसे आपको याद है डेरिवेटिव में पहले होता था आपके पास इस टाइप का फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आपने आगे जाके आपको पता चला कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। फिर उसके बाद आया इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें एक्स और y कंबाइन फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद आया पैरामीट्रिक फंक्शन, एक्स सेपरेट होता था, y सेपरेट होता। पूरे चैप्टर में डेरिवेटिव ही निकाला है आपने। अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो डिफरेंशिएशन ही किया है आप लोगों ने, बस अलग अलग फंक्शन होते थे। फिर उसके बाद वेरिएबल टू पावर वेरिएबल आने लग गए। फिर उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा टर्म प्रोडक्ट में आने लग गए, याद है क्या? फिर डबल डेरिवेटिव निकाला, तो वो पूरा चैप्टर ही डेरिवेटिव का था। तो यहां पे भी लिमिट निकालने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड्स हैं। ऑब्वियसली जब पहली मेथड काम में नहीं आएगी तो हम सेकंड मेथड की तरफ जाएंगे, सेकंड मेथड भी फेल होगी तो थर्ड मेथड की तरफ जाएंगे, थर्ड मेथड फेल हो जाएगी फोर्थ मेथड की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हमें 1 बाय 1 करके मेथड की तरफ जाना है। सबसे पहले कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है? जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो डायरेक्ट मेथड ये कहती है कि देखो यहां पे ना 1 आप रखने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यही सवाल अगर ऐसा होता ना, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो अब यहाँ पे 1 रखने में आपको प्रॉब्लम होती है, 1 नहीं रख पा रहे ना, बट यहां 1 रखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, रख सकते। तो अगर मैं डायरेक्टली 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 3। तो यहां हम लोग डायरेक्टली एक्स को पुट अप कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को बोला जा रहा है डायरेक्ट मेथड। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर अपन ने लिमिट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉ के हिसाब से, फिर एक्स स्क्वायर का लिमिट 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर लिमिट एक्स को लगेगा वहां पे भी 1 रखेंगे, बट वो अननेसेसरी स्टेप्स बढ़ाना हो गया। नहीं समझा? समझ में आया सभी को? तो इस मेथड को कह रहे हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। जैसे यहां पे भी 1 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब 1, यहां 1 रखता हूं तो 5 प्लस 4 तो 0। अच्छा, आंसर 0 आ सकता है, मैंने कभी नहीं बोला आंसर 0 नहीं आ सकता। पूरे चैप्टर को अगर आपने ध्यान से सुना, मैंने कहा था कि 0 बाय 0 नहीं आ सकता। अगर आप इस सवाल में देखोगे ना, लिमिट x टेंस टू 1 वाले एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसमें देखो अगर आप 1 रखने जाओगे तो ये ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। आंसर 0 आ सकता। अगर यहाँ पे प्लस 1 होता ना तो मैं डायरेक्टली 1 रख देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ 1 रखने पे। नहीं समझा? 1 रखता तो ऊपर 0 आता, नीचे 1 प्लस 2 2, 0 बाय 2 डिफाइंड नंबर है, 0 बाय 2 कोई नॉट डिफाइंड थोड़ी ना है। हाँ, डिवाइड में 0 अपने को नहीं चाहिए, 0 बाय 2 तो 0 होता है ना, समझा कि नहीं? ठीक है, तो इस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। क्यों? डायरेक्टली रख रहे हैं वैल्यू को हम लोग। ठीक है, अगले मेथड की तरफ आते हैं जिसका नाम है
अच्छा, पहले ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है ये देख लो। वैसे तो 7 है, पर ज्यादा करके हम लोग ना ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये जो आपको दिख रहा है ना ये 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनमें से मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो फर्स्ट, सेकेंड और ये 6th वाले का होता है। अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या, फिर से वही जहां से इस पूरे चैप्टर की शुरुआत हुई है, जिस एक सवाल से कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, यही से सब कुछ हुआ। अगर मैं इसमें 1 रख दूं, हालांकि मैं रख नहीं सकता हूं, अगर मैं 1 रख दूं तो ऊपर में 0 आएगा, नीचे में भी 0 आएगा, समझा। इस फॉर्म को कहते हैं 0/0 फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, 0/0 फॉर्म। हालांकि अगर और इसको डिटेल में समझे ना तो ये x टेंड टू 1 है। हम तो बोल रहे कि मैं 1 रख रहा हूं, बट मैं 1 रख सकता हूं क्या। लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है कि x के लिए 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर x के लिए 1 की तरफ अप्रोच कर रही है तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, और ये x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू भी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। और ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो भी आंसर आ रहा है ये एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, ये तो अप्रोक्सीमेट आंसर है। मतलब आप यहां पे बोल सकते हो कि मेरी जो वैल्यू है वो 0/0 की तरफ अप्रोच हो रही है। नहीं समझा। तो इन फॉर्म को हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, या आप ऐसे बोल सकते हैं टोटल 7 टाइप के सवाल हमारे सिलेबस में आएंगे। इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड से, जैसे एक है आपका 0/0 फॉर्म आएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आएगा, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म भी आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। बहुत से बच्चे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को 0 बोलते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 नहीं होता है। हो सकता है क्या, जैसे मान लो कि एक पर्सन है जिसके पास कुछ बहुत बड़ी अमाउंट है, ये इतनी बड़ी है तो मुझे पता भी नहीं कितनी है, इसमें से 2-4 0 रहे तो ही बहुत है अपने लिए, ठीक है। एक पर्सन इसके पास इतनी बड़ी अमाउंट है तो हमारे लिए तो इनफाइनाइट है। अब मैं बोल रहा हूं कि इनमें से मैं एक और बहुत बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, अब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली 0 आ रहे हैं क्या, या सोचो कि इसमें जो 0 है इससे तो ज्यादा ही है, मतलब ये भी एक इनफाइनाइट वैल्यू है, ये भी इनफाइनाइट वैल्यू है, बट इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये 0 होगा क्या, क्योंकि भले ये बहुत बड़ी वैल्यू है बट मेरे ख्याल से इसमें 0 थोड़े ज्यादा है, मतलब ये बड़ी वैल्यू होगी, ये थोड़ी इसके कंपैरिजन में छोटी वैल्यू होगी। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 नहीं होता, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है। अच्छा 0/0 भी कुछ नहीं होता, किसी नंबर के पावर में 0 1 होता है, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर हो यहाँ पे, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी नंबर होगा उसका पावर 0 1 होता है, बट 0 का पावर 0 नहीं आना चाहिए, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। 1 पावर इंफिनिटी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी पावर 0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बट हमारे लिए ज्यादा करके इन 3 वाले पे ज्यादा सवाल आएगा, ठीक है। ऐसे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएंगे, हमें इनको सॉल्व करना है। तो पहली मेथड देख ली अभी। अब सेकेंड मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जब भी आपके सामने सवाल आएगा ना, आपको सबसे पहले डायरेक्ट मेथड ही देखना है कि क्या मैं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूं क्या। अगर आपको लग रहा है कि यार डायरेक्ट मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो फिर देखना है आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है क्या, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड काम आ रही है क्या। अगर मैं 1 रख दूं, डायरेक्ट मेथड तो यही कहती है ना कि x के जगह 1 रख दो। अगर मैं 1 रखूं तो ऊपर कितना आएगा 1 - 3, 1 - 3 - 2 + 2, ऊपर 0 आ गया। और अगर मैं यहां पे 1 रख दूं 1 - 5 - 4 + 4 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो क्या मैं डायरेक्टली x के लिए 1 रख दूं क्या, नहीं रख सकता, आंसर ही नहीं मिलेगा मुझे। तो अब मैं यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहते हैं, तो फैक्टर्स निकालो। ऊपर क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, क्या, ठीक है। इस चैप्टर में ना एक शॉर्टकट है, इस पूरे चैप्टर में मैं तकरीबन आपको 10 मेथड पढ़ाने वाला हूं। 10 मेथड का मतलब मैं 10 अलग अलग टाइप के सवालों को 10 अलग अलग मेथड के थ्रू सॉल्व करके दिखाने वाला हूं।
और लास्ट में जाके एक शॉर्टकट आपको पता चलेगा जिससे वो 10 टाइप के सवाल एक ही झटके में सॉल्व होने वाले। ठीक है, लेकिन अब वो चीज को मैं पहले नहीं बता सकता। अगर पहले बता दूंगा ना तो 10 मेथड में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास एक शॉर्टकट है। नहीं समझा? समझ में आया क्या? तो वो पहले नहीं बता सकते। पहले बता दूंगा तो मेरे आगे की 10 मेथड वेस्ट हो जाएगी। तुम हर बार फिर वही मेथड देखने की कोशिश करोगे कि मैं उससे सॉल्व कर लेता हूं। तो 90% चैप्टर में तो अपन बहुत मेहनत करने वाले, बट वही 90% चैप्टर आगे जाके अभी जो मैं सवाल करवाऊंगा ना आपको, तो आपको काफी टाइम भी लगेगा, काफी कंफ्यूजन भी होगा, बट जब शॉर्टकट बता दूंगा ना तो आप इसी सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अभी वो नहीं बता सकता हूँ। पहले पूरी मेथड, और आपने पता करने की कोशिश भी मत करना, पहले पूरा चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद लास्ट में मैं खुद ही आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप 10 के 10 जितने भी मेथड्स अभी मैं पढ़ाऊंगा, सारे मेथड, ऑलमोस्ट सारे मेथड पे 90% मेथड्स पे वो एक शॉर्टकट अप्लाई होता है। चलो, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है? तो फैक्टर्स निकालो। हाँ, तो 2 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि -3 आना चाहिए, -2 -1। तो इसका पहला फैक्टर आएगा x -2, दूसरा फैक्टर आएगा x -1, और इधर 4 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि -5 आना चाहिए, -4 -1। तो इसका पहला फैक्टर आएगा x -4, दूसरा फैक्टर आएगा x -1। आप बता सकते हो ऊपर 0 नीचे 0 बनाने के पीछे किसका हाथ होगा? x -1 का, क्योंकि अगर मैं 1 इसमें रखूं तो ये तो -1 बन रहा है, लेकिन ये 0 बन रहा है, मतलब ऊपर में 0 x -1 बना रहा है, नीचे में भी 0 ये x -1 बना रहा है। अब ये x -1 ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? x -2 अपॉन x -4। डायरेक्ट मेथड, अब तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं। 1 -2 -1, 1 -4 -3, आंसर आ गया आपका 1/3। समझा? ठीक, तो इस मेथड को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर्स निकाले और जो कॉमन फैक्टर आ गया वो क्या हो गया आपका? कैंसल हो गया। नेक्स्ट सवाल। अब ये फिर से आपको पहले चेक तो कर ही लेना है। ठीक, चेक तो करना ही चाहिए। आपने 2 रखा, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 × 7 28 -36। आई थिंक ये 0 हो रहा है। ठीक है, ऊपर में 0 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 -8, ये भी 0 आ रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म का सवाल है। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे फेल हो गई, तो अब फैक्टराइजेशन ही काम में आएगी। खैर, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स आपको निकालते आता है? पता नहीं क्यूबिक के आता है क्या फैक्टर्स? बहुत पहले, साल 1.5 साल पहले क्यूबिक के फैक्टर्स वगैरह निकालना बता दिया था। सिंथेटिक डिवीजन नाम की एक मेथड बताई थी, पता है क्या? याद आ रहा है क्या? चलो याद दिला देता हूं। ये x³ है प्लस 7x² है। यहां पे ना x की टर्म मिसिंग है, तो 0x लिख लो और -36। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको हेल्प करती है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए। सिर्फ क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ही नहीं, पावर 4, पावर 5, पावर 6, कोई भी पॉलिनोमियल हो। फैक्टर को अच्छे से समझो क्या है ये मेथड। x³ का कोएफिशिएंट 1 है, लिख लो। x² का कोएफिशिएंट 7 है, वो भी लिखो। x का कोएफिशिएंट 0 है, वो भी लिखो। अच्छा, उसमें ना x की टर्म नहीं थी, तो मुझे ये चाहिए, कोई मिसिंग टर्म नहीं होनी चाहिए इसमें। x³ के बाद x² फिर x, तो नहीं था इसलिए 0x लिखा, और -36 सभी कोएफिशिएंट लिख लेना है। क्या बात समझ में आई सबको? यहां तक समझा? याद आ रहा है कि हाँ कुछ ऐसा बताया था? किस चैप्टर में पढ़ाया था वो याद नहीं आ रहा है मुझे, बट कहीं तो शायद बेसिक में वगैरह बताया होगा ये। फिर ये पहली जो टर्म है इसको एज इट इज लेते हैं, और यहां पे ना एक नंबर लेना होता है आपको। एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कैलकुलेशन करने में लास्ट में ना 0 दे दे। ठीक है, वो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से करते थे। मोस्टली वो नंबर 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 इनमें से कोई होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड करने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपने x टेंड्स टू 2 है ना, तो 2 ही ले लेना है। ठीक है, तो 1 × 2 2, 7 + 2 9, 9 × 2 18, 0 + 18 18, 18 × 2 36, -36 + 36 0 आ गया।
0 आने के बाद एक बार फिर ट्राई करके देख लेना कि क्या वाकई फिर से 0 तो नहीं आ रहा है। तो 1 फिर से एज इट इज, ये 2, 1 इंटू 2 2, 9 प्लस 2 11 इंटू 2 22, ये 40 हो गया। लास्ट में 0 नहीं आया, मतलब ये मेथड हमारे ये स्टेप्स हमारे किसी काम की नहीं है। समझा? अब फैक्टर कैसे बताओगे आप? तो देखो यहाँ पे +2 है ना, तो इसका पहला फैक्टर x -2 आएगा। +2 है तो -2 आता। एक और बार 2 लेने से अगर फिर 0 आता ना, तो मैं दूसरा फैक्टर क्या लिखता? x -2 फिर से लिखता, बट मुझे सेकेंड टाइम 0 नहीं मिला है। अब इधर कितने डिजिट बचे वो देख लो, 1 2 3 डिजिट बचे हैं। 3 डिजिट बचे तो पहले डिजिट को लेना x² के साथ, 1 इंटू x²। दूसरे वाले को लेना x के साथ 9x, तीसरे वाले को एज इट इज 18। ठीक है, एक बार फिर से देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। x³ + 7x² 0x -36 इक्वल्स टू, इसके फैक्टर निकालना। फैक्टर कैसे आएगा? +2 है तो पहले फैक्टर आएगा x -2, +2 है तो -2। यहां जो भी नंबर होगा उसका अपोजिट लिखना पहले ब्रैकेट में। अब यहां पे मैंने 2 लिया था लेकिन कैलकुलेशन किया तो लास्ट में 0 मिला, क्या नहीं मिला, मतलब मेरे लिए वो स्टेप किसी काम की नहीं थी। अब यहां कितने डिजिट बचे? 1 2 3 डिजिट बचे ना। 3 डिजिट बचे तो पहले टर्म को x² के साथ लिखो, यानी 1 इंटू x²। दूसरी टर्म को x के साथ लिखो, यानी कि +9x आएगा, और तीसरी टर्म एज इट इज +18। तो इसके ये फैक्टर है। अगर आप इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना, तो आपको रिटर्न में यही मिलेगा। मतलब आपको फैक्टर मिल गया कि नहीं? क्यूबिक ये फैक्टर ही तो है, नहीं समझा? समझ में आ गया? तो इस तरीके से फैक्टर आपको निकाल लेना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या रहे फैक्टर इसके? x -2 x² + 9x + 18 डिवाइडेड बाय, ये तो आपका क्वाड्रेटिक है, ये तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। -8 को ऐसा स्प्लिट अप करो कि 2 आना चाहिए, है क्या? -4 नहीं, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8, 4 -2 2। तो पहला फैक्टर +4 है तो x +4 आएगा, दूसरा फैक्टर -2 है तो x -2 आएगा। बोलिए, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये मैं डायरेक्टली तभी कर रहा हूं जब मेरे पास ना x² का कोएफिशिएंट 1 होगा, नहीं तो बस सर आपने बोला था वो कर दो, वैसा नहीं। ये तभी आप कर सकते हो डायरेक्टली जब x² का कोएफिशिएंट 1 होगा। मान लो अगर 1 नहीं होता, कोई और नंबर होता, फिर इसको ना उस नंबर के साथ डिवाइड करते। चलो आगे फैक्टर, क्या आपको कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? x -2, तो नॉर्मली एक कॉमन फैक्टर तो आएगा, और यही कॉमन फैक्टर है जो 0/0 बना रहे थे। अब यही कैंसिल हो गए, x² + 9x + 18 डिवाइडेड बाय x + 4। अब आपका 0/0 फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि जो टर्म 0/0 फॉर्म बना रहे थे वही हट गई। अब आप डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे, तो 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, यहां 2 रखा, 18 + 18 अपॉन में 6, कितना आ रहा है ये? 18 + 18 + 4 40/6, यानी कितना आ गया ये? 20/3। हाँ, समझ में आया? ठीक है, तो ये मेथड है सिंथेटिक डिवीजन मेथड, आपके काम में आ सकती है। हालांकि जब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा ना लास्ट में, तो ये सब पढ़ाना मेरा वेस्ट होने वाला। 90% जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको क्या बताया, कितने मेथड्स है? 10 के आसपास मेथड है ना, उन 10 में से 8 मेथड्स में आप शॉर्टकट लगाते हो। जब आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा तब। अभी तो मैं शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ ना, अभी तो प्रॉपर मेथड का यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर प्रोसेस का यूज कर रहा हूँ। बट यही सवाल बहुत हो गया ना तो 3 सेकंड में सॉल्व या 4 सेकंड में सॉल्व हो जाता। अभी कितने टाइम लगा? एक्सप्लेन किया इसलिए 5 मिनट लगे, एक्सप्लेन नहीं करता तो 2 मिनट तो लगते फैक्टर, या 1 मिनट तो लगता। बट अगर वो शॉर्टकट पता चल जाए ना, मेरी इच्छा तो हो रही है बताने की, लेकिन मैं अगर बता दूंगा ना तो बाकी मेरी सारी जो मेथड्स वगैरह ना वो किसी काम में नहीं आएगी। आप बिल्कुल वो मेथड रखोगे नहीं। और ये बात जेई और सीईटी वालों को भी पता है कि बच्चों को शॉर्टकट पता है,
तो वो जानबूझ के ना अभी कुछ 2 सालों में हम देख रहे हैं, 2-3 सालों में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि वो शॉर्टकट वहां पे नहीं लगा पाए। ठीक है ना, प्रॉब्लम वो है। नहीं तो पहले वाले पुराने सवाल जो है ना वो तो शॉर्टकट से सॉल्व हो जाते थे, बट उनको भी पता चल गया कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को शॉर्टकट पता है, तो फटाफट सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। तो वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करे जहां शॉर्टकट ना लगे। MST CET 2023, ठीक है, ये एक सवाल आया था। यहां पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म दिखाई देगा आपको। अगर मैं 2 रखूं, 2 माइनस 2 0, 1/0 इंफिनिटी माइनस, इसमें भी देखो 2 रखने पे कहीं ना कहीं ये 0 ही हो रहा होगा। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, आ गया 0, 2/0 है ना इंफिनिटी, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला फॉर्म आया है कि नहीं? तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सबसे पहले आप क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये x माइनस 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस 2x आएगा और प्लस 4 आ जाएगा अपॉन में इसके फैक्टर फैक्टर ये मल्टीप्लाइड हो गया x माइनस 2 और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x के साथ। अच्छा, पता नहीं आपने एक बात और नोटिस की क्या, इसमें कौन से फैक्टर कॉमन आए थे? x माइनस 2 और लिमिट देखो x टेंड्स टू 2 है ना, तो फैक्टर x माइनस 2 है। कोई और भी सवाल था क्या? हाँ, इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या था? x माइनस, और लिमिट x टेंड्स टू 1 था। मतलब अब अंदाजा लग जाएगा कि हाँ फैक्टर क्या कॉमन आएगी। x टेंड्स टू 1 था तो x माइनस 1 कॉमन फैक्टर आया है, x टेंड्स टू 2 था तो x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आया है। तो यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पे भी x माइनस 2 कॉमन फैक्टर आना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में ये x क्यूब मिला माइनस 3x स्क्वायर मिला प्लस 4 अपॉन में x माइनस 2 आ गया। यहां से देखो x कॉमन निकलते हुए दिखाई दे रहा है आपको, x अगर कॉमन लेते तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, खैर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया तो इसके फैक्टर तो निकाल सकते हैं अपन इजीली, बट ये आ गया आपका क्यूबिक। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए मेथड अभी बता दिया था। कैसे करोगे? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x की टर्म मिसिंग है, 0x प्लस 4, इसके अपने को क्या निकालना है? फैक्टर। क्या कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड? 1 आएगा, माइनस 3 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा। पहला डिजिट एज इट इज नीचे ले लो, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा नंबर लेना चाहिए? x टेंड्स टू 2 है तो 2 आएगा। 1 इंटू 2 2, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 2, 0 प्लस 2 2, 2 इंटू कहाँ पे माइनस 1 इंटू 2, अच्छा ये माइनस 2 और ये भी माइनस 2 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, लास्ट में 0 आ गया। लास्ट में अगर 0 आ गया तो एक बार फिर से चेक करके देख लेना कि फिर से कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। 1 इंटू 2 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 इंटू 2 2, फिर से 0 आ गया, फिर से 0 आ गया। अब फिर से ट्राई करके देखोगे तो नहीं आएगा, फिर से ट्राई करके देखने पे नहीं आएगा। तो इसके जो फैक्टर आपको मिल रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा था पहला प्लस 2 था तो पहला फैक्टर x माइनस 2 आ रहा है, फिर से प्लस 2 था तो दूसरा फैक्टर फिर x माइनस 2 आएगा। अब इधर 2 डिजिट बचे, उधर 3 डिजिट बचे थे तो x स्क्वायर x और कांस्टेंट लिया था, यहाँ 2 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे तो पहले वाले को x के साथ लेंगे, तो 1 को x के साथ लेंगे तो x ही आएगा और कांस्टेंट एज इट इज। मतलब इस क्यूबिक के ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए। समझा? सो लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या रहे इसके फैक्टर? x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x, ये तो क्वाड्रेटिक है, 2 को ऐसे स्प्लिट अप करो कि माइनस 3 आना चाहिए, माइनस 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो फैक्टर क्या आएगा? x माइनस 2 x माइनस 1 आ गया। कुछ कॉमन फैक्टर आ रहे हैं क्या?
क्या x माइनस टू कैंसिल हो गया, x माइनस टू कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर में x प्लस 1 बचा, नीचे में x और x माइनस 1 बचा। 0 बाय 0 फॉर्म तो अब निकल गया ना, डायरेक्ट मेथड रखेंगे 2 प्लस 1 ऊपर 3 आगे, ये तो कैंसिल हो गए थे ना, नहीं समझा, ये x माइनस 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर में x प्लस 1 बचा 2 रख दिया तो 2 प्लस 1 3 हो गया, नीचे x बचा है और x माइनस 1 बचा, यहां 2 रखा 2 माइनस 1 यहां 1 आएगा, 1 इंटू 2 2, तो आंसर 3/2, आंसर 3/2, समझा, ठीक है। तो सीईटी में सीईटी 2023 में आया था। नेक्स्ट मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड। अब आप अगर समझो अच्छे से तो हम लोगों ने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देखी, डायरेक्टली वैल्यू रखी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि कुछ ऐसे सवाल है जहां डायरेक्ट मेथड काम नहीं कर रही थी, फिर उसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। अब कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां ना ही आपकी डायरेक्ट मेथड काम आएगी और ना ही फैक्टराइजेशन, क्योंकि देखो डायरेक्ट मेथड से ये 0 बाय 0 फॉर्म होने वाला है, 0 हो जाएगा 0, यहां पे अगर मैं 0 रखूं तो रूट ए आएगा माइनस रूट ए आएगा, 0, तो कौन सा फॉर्म है ये 0 बाय 0, और इसके तो फैक्टर भी नहीं निकाल सकते, रूट वाले टर्म के कहा फैक्टर निकलेंगे, उसके लिए तो प्रॉपर एक पॉलिनोमियल होना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्यूबिक होना चाहिए, पावर 4 होना चाहिए, तो इसके फैक्टर्स तो नहीं निकलते, मतलब ना ही यहाँ डायरेक्ट मेथड काम में आ रही है और ना ही यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड काम आ रही है, इसलिए हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। अब ये क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में होगा ना, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होगी उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रूट ए प्लस एक्स, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं है, सॉरी यहाँ गलत बोला मैंने, डिनोमिनेटर नहीं, रूट वाली टर्म। अब ये रूट वाली टर्म न्यूमरेटर में भी हो सकती है, यहाँ पे रूट वाली टर्म आ गई डिनोमिनेटर में, तो इसका अपोजिट साइन लेंगे। अगर मान लो ये x नीचे होता और ये ऊपर होता ना, तब में फिर न्यूमरेटर में जो टर्म आएगी, मतलब कहने का मतलब यह है कि रूट वाली टर्म जहां भी होगी, चाहे फिर न्यूमरेटर में हो चाहे फिर वो डिनोमिनेटर में हो, उसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अपॉन में रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। हाँ ये समझा रैशनलाइजेशन मेथड, जहां भी रूट वाली टर्म आए उसका अपोजिट साइन लेना, मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना, फिर चाहे वो रूट वाली टर्म डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, कहीं पे भी हो। ऐसा भी हो सकता है सर अगर दोनों जगह आ गई तो फिर तो दोनों से भी मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना। एक क्वेश्चन शायद मैंने लाया भी है ऐसा, हाँ जैसे ये देखो ऊपर भी रूट वाली टर्म आ गई नीचे भी रूट वाली टर्म आ गई, तो यहां तो फिर न्यूमरेटर के साथ भी रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर के साथ भी रैशनलाइज करना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x मल्टीप्लाइड होगा किससे, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स के साथ डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड होगा। क्या आपको यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म दिख रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, समझा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो गया, माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस ए और माइनस ए तो कैंसिल हो गया, ये प्लस एक्स और ये प्लस एक्स, तो डिनोमिनेटर में 2x बचा, ऊपर में x, रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और आपको पता है यही x था जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था, अब वही क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब 0 बाय 0 फॉर्म बचा क्या। अब अपन डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड, रख दो डायरेक्टली वैल्यू को, 0 रखो x के जगह 0, तो ये 0 रखा तो रूट ए आएगा, ये रूट ए आया, ये भी रूट ए आएगा, रूट ए प्लस रूट ए 2 रूट ए अपॉन में 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आ रहा है, रूट ए आ रहा है। रैशनलाइजेशन मेथड समझे, ठीक। इसको कर पाओगे क्या होमवर्क,
और डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म है, माइनस है, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना, ठीक है। तो इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करके लेके आना। हाँ, अब ये सवाल आपके सीईटी 2023 में आया था, रैशनलाइजेशन मेथड। यहां अगर आप नोटिस करो तो न्यूमरेटर में भी रूट वाली टर्म है, डिनोमिनेटर में भी रूट वाली टर्म है। क्या मैं यहां डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकता हूं क्या? डायरेक्ट मेथड अगर मैं a रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 4a, 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 2 रूट a माइनस 2 रूट a हो जाएगा, ये तो 0 आ रहा है। यहां भी अगर मैं a रखता हूं तो 2a प्लस a 3a हो गया, 3 रूट a माइनस रूट 3a, ये भी 0 हो रहा है, मतलब 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। ना डायरेक्ट मेथड काम में आएगी ना आपके फैक्टराइजेशन मेथड काम में आएगी। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, रैशनलाइजेशन मेथड करना है। अब ऐसे सवालों में ना रैशनलाइजेशन मेथड काफी टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा डिनोमिनेटर में, इस सवाल में देखो डिनोमिनेटर में रूट था तो हमने बस उसी एक टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सॉल्व किया। यहां पे भी एक ही जगह है, अब एक ही टर्म से मल्टीप्लाई, उसी टर्म के अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। बट यहां न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। सो रूट 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, तो यहां तो आपको दोनों से रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर वाली टर्म से भी रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर, न्यूमरेटर से भी करना होगा, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x अपॉन में रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ठीक है। ऐसे सवालों में ना शॉर्टकट काम में आता है। मैं आखिरी तक तुमको यही बोलते रहूंगा, बताऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो न्यूमरेटर सब मल्टीप्लाइड हो गए, डिनोमिनेटर सब मल्टीप्लाइड हो गए, तो इससे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए ना। तो a माइनस बी इंटू, क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर, मतलब रूट a प्लस 2x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, तो a प्लस 2x, ठीक है। और b स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल 3x, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसे एज इट इज रहने देता हूं, रूट 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। और डिनोमिनेटर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? इसी से, उसको रहने देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, 3a प्लस एक्स आएगा, माइनस फिर स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल, नहीं स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसल नहीं, इसका स्क्वायर आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, और फिर कौन सी टर्म बचेगी? ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ ना, ये टर्म बची है, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। तो अगर a प्लस 2x माइनस 3x करो तो ऊपर बचेगा a माइनस एक्स, ठीक है। और वैसे भी इसके कॉमन फैक्टर क्या आने चाहिए थे? x माइनस a आने चाहिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये a माइनस एक्स आ रहा है। इधर देखो क्या आ रहा है, 3a प्लस एक्स माइनस 4x है ना, तो 3a माइनस 3x हो रहा है। उनमें से अगर मैं x कॉमन निकालू तो, सॉरी 3 कॉमन निकालू तो a माइनस एक्स, और ऊपर में भी क्या बच रहा था? a माइनस एक्स, वो क्या हो गया? कैंसल हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू a, क्या बचा न्यूमरेटर से? रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में से यहां से ना 3 कॉमन निकला था, 3 कॉमन निकलने के बाद ही तो a माइनस एक्स बचा था ना, वो a माइनस एक्स इस a माइनस एक्स के साथ क्या हो गया था? कैंसल हो गया था, तो 3 बचा, और ये अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अब जिस वजह से ये सवाल 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा था, वो वजह ही अब हट गई, कॉमन फैक्टर की वजह से। अब डायरेक्ट मेथड लगाओ, यहां a रखा
तो 3a प्लस a 4a रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा 2 रूट a। यहां पे भी a रखा तो ये भी 2 रूट a आ गया डिवाइडेड बाय, यहां पे a रखा है तो ये 2a प्लस a रूट 3a प्लस रूट 3a, तो ये 3 हो गया 2 टाइम्स रूट 3a आ रहा है। हाँ जी, तो ये ऊपर में कितना हो रहा है 2 रूट a प्लस 2 रूट a 4 रूट a आ गया डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 6 रूट 3 रूट a है ना, ये a रूट के अंदर ही है ना ये, तो इसको मैं अलग कर देता हूं ना इस तरीके से, और रूट 3a को रूट 3 और रूट a कर दिया, ये 3 इंटू 2 6 हो गया, रूट a कैंसिल हो रहा है, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो 2 3 रूट 3 2 3 रूट 3, समझा? ये रूट ए कैंसिल, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 3 रूट 3 आ गया। ठीक है, तो काफी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो, शॉर्टकट पता है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। चलो तीसरी मेथड समझ में आ गई। चौथी मेथड का नाम है स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, ये आपको याद करना चाहिए। क्या कहता है ये रिजल्ट? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। अगर देखो मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊ ना यहाँ, तो ए पावर एन माइनस ए पावर एन आएगा 0, ए माइनस ए 0 मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है क्या 0/0 फॉर्म। इस 0/0 फॉर्म का जो आंसर है वो ये आएगा एन ए पावर एन माइनस 1। ठीक है, इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन वगैरह है, बट अभी हम वो डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, समझाओ? ठीक है, तो क्या कहता है ये पहले तो अच्छे से देख लो। एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, पहले ये समझो कि दो ही टर्म है, न्यूमरेटर में भी 2 टर्म है और डिनोमिनेटर में भी 2 ही टर्म है, और दोनों के पावर ना सेम है, देखो है, और x पावर n माइनस ए पावर n है ना, तो x माइनस ए डिवाइड में भी है, मतलब एक प्रॉपर 0/0 फॉर्म आ रहा है, उसका रिजल्ट n a पावर n माइनस 1 होता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 2006 में आया था, और कुछ बच्चे हो सकते कि सर इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते, तो निकाल के बताओ उसके फैक्टर। x पावर 5 माइनस 32 के फैक्टर कैसे निकालोगे? फिर वो लगाना पड़ेगा सिंथेटिक डिवीजन में, तो बहुत टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लिमिट x टेंस टू 2 x पावर 5 माइनस इस 32 को क्या अपन 2 पावर 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ गया अभी? x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। और एक ध्यान से देखना, इसमें यहाँ x टेंस टू a है ना, तो इधर भी a आया है, ठीक है, तो इधर x टेंस टू 2 है, तो देखो यहाँ पे भी 2 आया है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया? क्या बताया था इसका रिजल्ट? n a पावर n माइनस 1। n कितना है? 5, a कितना है? 2, पावर में n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, ये n था, याद है क्या? ये n, ये a कितना हो रहा है? 2 का पावर 4 16, 16 इंटू 5, गलत हो गया, n a पावर n माइनस 1, हाँ फॉर्मूला तो बराबर है, n a पावर n माइनस 1, n मतलब 5, a मतलब 2, पावर में n माइनस 1 4, तो 5 इंटू 2 पावर 4 16 होता है ना, तो ये कितना होना चाहिए था? 80 होना चाहिए था, पता नहीं यहाँ कुछ तो मिस्टेक है, आंसर 80 होना चाहिए था, आंसर 80 होना चाहिए था, हाँ 80 ही आता है, इसमें कहीं ना कहीं करेक्शन होगा। चलो इसको 80 कर देता हूं, ठीक है, तो 80। अच्छा, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हालांकि इसी से मिलता जुलता है, ये जो भी अपन ने पढ़ा है ना, इसी से मिलता जुलता है। देखो, लिमिट x टेंस टू a x पावर m माइनस a पावर m
इसे मैंने x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, x पावर n माइनस a पावर n, इसे भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब ये लिमिट दोनों को लगती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लग रहा है, x पावर m माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, क्या होता है इसका रिजल्ट, m a पावर m माइनस 1 आएगा और इसका n a पावर n माइनस 1 आएगा। समझा? आप चाहो तो इसमें और कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे ये m बाय n, ये a पावर m माइनस 1, अगर इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ तो पावर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस n प्लस 1 हो गया, तो m बाय n बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो m माइनस n। तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट याद कर सकते हो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए, m बाय n a पावर m माइनस n। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन आया है। लिमिट x टेंस टू 3। अच्छा, मैं अब चेक नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार 0/0 फॉर्म है कि नहीं है वो चेक करने में टाइम वेस्ट होता है। अगर क्वेश्चन आए हैं मतलब 0/0 फॉर्म के ही है, वो आपके पास समय होता है, आप चेक कर लेते जाओ। 3 का पावर 5 निकाल के देखो, कहीं ना कहीं 2 4 3 आ रहा होगा, 0 हो जाएगा, और 3 का पावर 3 27 ही होता है ना, हाँ, तो नीचे तो 0 आ ही रहा है तो ऊपर भी आ ही जाएगा। तो x का पावर 5, x का पावर 5, और ये 2 4 3 का पावर 5 है, भरोसा नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है ना। 27 3 का पावर 3, क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रहा है, x पावर m माइनस a पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n माइनस a पावर n, ये देखो है वही फॉर्म, क्या है रिजल्ट, m बाय n a पावर m माइनस n। तो m मतलब कितना है, 5 है, कितना है, 5 है, m बाय n कितना है, 3 है, a कितना है, 3 है, पावर में m माइनस n, 5 माइनस 3 कितना हो रहा है, 2, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 इंटू 5 15, तो आंसर कितना आ गया, 15। इसको भी कर सकते, लिमिट x टेंस टू 1, ये जो 1 है, इस 1 को अगर मैं पावर -1/3 लिखूं तो 1 का कोई भी पावर ले लो, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस x का पावर -1/3 डिवाइडेड बाय, फिर ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख रहा हूं -2/3, 1 का पावर -2/3 1 ही आएगा, माइनस x का पावर कितना है, x का पावर है -2/3। क्या ये आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रहा है क्या, x पावर m माइनस a पावर m, या फिर उल्टा हो गया शायद, है ना, कोई बात नहीं, अगर आप ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से वही फॉर्म आ जाएगा क्या, तो बताओ मेरा डायरेक्ट रिजल्ट, m बाय n ना, m यानी कितना है, -1/3 बाय n -2/3, a आता है, a कितना है, x नहीं है, 1 है, पावर में m माइनस n, तो -1/3 माइनस ऑफ -2/3, अब ये 1 का पावर कुछ भी आने दो, 1 ही होगा, 3 कैंसल, -1 -2 बचा, एंड आंसर 1/2। समझा? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सवाल है, बेसिक ही चल रहे हैं अभी तक ये। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आ गया है, CET 2021 में आया था, लिमिट x टेंस टू 5 x पावर k माइनस 5 पावर k अपॉन x माइनस 5। उन्होंने कहा है कि इसकी लिमिट ऑलरेडी है आपके पास, कितनी है, 500। ये 500 पे थोड़ा डाउट आ रहा है मेरे को, 500 है, 5 है या 50 है, सॉल्व करके देखते हैं k कहाँ बिलोंग कर रहा है। मुझे पहले डायरेक्ट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले खुद से सवाल पूछ लो, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, क्या आएगा इसका आंसर, m मतलब नहीं n आता है, n a पावर n माइनस 1, n मतलब k,
a मतलब 5 पावर में n-1 k-1 इक्वल्स टू कितना है 500 है ना। मुझे लग रहा था थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने के पीछे बड़े रहेंगे कि इसको सॉल्व करें। सॉल्व मत करो, आपको KQL निकालनी है ना, KQL आपके ऑप्शन में है, रख के देखो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है तो चेक कर लो बस। जैसे कि अगर मैं 5 रखता हूं तो ये 5 और ये 5 पावर में 4 आएगा। अब देखो ये 500 आता है, 5 का पावर 4, 25 इंटू 25 6 to 5 इंटू 5 नहीं आ रहा है ये, ठीक है। मुझे 500 के साथ थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 3 और ये 5 का पावर 3 - 1 2 हो गया ना, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3, ये भी नहीं आ रहा है। आजा 4 3 5 का क्यूब 125 इंटू 4 होता है ना, 125 इंटू 4 500, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। समझा? तो यहाँ सॉल्व मत करो, हाँ ऐसे सवाल अगर आते तो क्रॉस चेक कर लेना। हाँ, तो ये आज यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि, क्योंकि अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें फिर टाइम लगेगा। बट हाँ, ये जो अगले क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की जरूरत गिरने वाली है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री के जो 11th के फॉर्मूले ना, sin 2 थीटा, sin थीटा, सारे फॉर्मूले उसको याद करके आ जाना। समझा? चलो बाकी फिर अगले क्लास में।